मुझे क्लिक हुआ कि अगर ये मेक्सिको का फ्रूट इसराइल में उग सकता है तो हम भोपाल में या इंडिया की दूसरी जगहों पे क्यों नहीं। उसके बाद एक बीमारी है इसमें, एंथ्रैक्नोज। तो एंथ्रैक्नोज फ्रूट पे लगती है और प्रॉब्लम ये है कि कच्चे फ्रूट पे दिखती नहीं है वो। फिर एक बीमारी इसकी फंगस की है जो जड़ों में लगती है, बोलते हैं फाइटोप्थोरा रूट रॉट। तो वो तब लगती है जब वाटर सॉइल में आपको 3 चीजें टेस्ट करानी है, सॉइल सैलिनिटी, सॉइल फर्टिलिटी। एवोकाडो में कौन कौन सी वेराइटीज है? पिंकरटन, लैम्बास, हास-ई। और स्किन में मेरे पास है एटिंगर, पिंकरटन और रीड। और ब्लैक स्किन में मेरे पास है हास, लैम्बास, हास-ई। मेंटेन करें, प्रूनिंग करें तो 6 टन पर एकड़। आप तो इसका मार्केट है नहीं, तो अगर कोई किसान है तो आपसे, हम लोग जॉइंट में किसान। आज हम मिलने वाले हर्षित गौधा सर से, जिन्होंने अपनी जॉब यूके से छोड़ के वापस भारत आए और भारत में आकर खेती को चुना और खेती में भी उन्होंने एवोकाडो की खेती की। और हम सर से आज जानेंगे कि भाई एवोकाडो की खेती क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है, कितनी लागत आती है और कौन सा रूट स्टॉक भाई हमारी जो सॉइल की कंडीशन है उसके हिसाब से हमें लगाना चाहिए, कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से लगाई जा सकती है। सारे क्वेश्चन हम जानेंगे और फाइनली जानेंगे कि भाई एवोकाडो को हम कहाँ बेच सकते हैं। वेलकम टू हर्षित गौधा सर, थैंक यू सो मच सर। तो सर आज आज एवोकाडो की फार्मिंग आप कब से कर रहे हैं और किस प्रकार से आप खेती आपने स्टार्ट की? देखिए, 2 क्वेश्चन है आपके, कैसे कर रहा हूँ और कैसे स्टार्ट किया। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट किया का आंसर करूँगा। मैंने यूके से यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से बीबीए की पढ़ाई की थी। वहाँ पे मैंने जब इंटर्नशिप्स करी, मैंने एक इंटर्नशिप मोटरोला सॉल्यूशंस में की थी और एक IQVIA में। और मेरे को वहाँ पे इंटर्नशिप्स में दम नहीं लगा। मतलब मुझे पता था कि मेरे को खुद का कुछ करना है और वहाँ पे ऑफिस के कमरों में बैठ के मुझसे काम नहीं होता था। तो मैंने ऑप्शंस देखे कि मेरे को क्या करना है। तो मेरा हेल्थ एंड फिटनेस को लेके काफ़ी मतलब मैं पैशनेट हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा हेल्थ में क्या कर सकते हैं। तब मुझे आइडिया आया कि भाई उस वक्त मैं एवोकाडो रेगुलरली खाता था। तब मुझे आइडिया आया कि एवोकाडो इंडिया में अच्छी क्वालिटी का मिलता नहीं है। और मैंने एक बार नोटिस किया, उस पर रैपर पर लिखा था सोर्स्ड फ्रॉम इजराइल। तब मुझे क्लिक हुआ कि अगर ये मेक्सिको का फ्रूट इसराइल में उग सकता है तो हम भोपाल में या इंडिया की दूसरी जगहों पे क्यों नहीं उगा सकते और अच्छी क्वालिटी का फ्रूट हम क्यों नहीं खा सकते। तब फिर मैंने एवोकाडो की इंडस्ट्री को कांटेक्ट करना शुरू किया इसराइल में। और काफ़ी लोगों से बोला कि आपसे मुझे काम सीखना है या मुझे मतलब आके वहाँ पे अलग अलग प्रैक्टिसेस देखनी है कि कैसे होता है। तो एक व्यक्ति हैं बेन्यामिन ज़ीव वाइस, किबुत्स मगान के, और उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, मैं आपको काम सिखा दूंगा और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी मिलाऊंगा। तब फिर मैं वहाँ चला गया इसराइल और उसके बाद फिर मैं वहाँ 1 महीना रहा। ये बात है 2017 की। और फिर उनसे मिला, उनने मुझे दूसरे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलाया, काम सिखाया। मैं फील्ड पे जाता था रोज 1 महीने के लिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडिया आके यही काम करूँगा। तो सर इसकी क्या डिस्टेंस रखनी चाहिए प्लांट से प्लांट के बीच में? और आप मैं देख सकता हूँ सर इतनी डिस्टेंस क्यों रखी गई है? देखिए 3.5 मीटर प्लांट टू प्लांट, 7 मीटर रो टू रो, तो करीबन 21-22 फीट होता है। अच्छा। तो इसलिए रखा गया है क्योंकि अभी पौधा सिर्फ 2.5 साल का है और 12-12 फीट की हाइट हो गई, आप देख सकते हो। अच्छा। तो बाद में क्या है, पौधा इधर भी फैलेगा और उसके बाद आपको ट्रैक्टर बीच में से निकालना है, आपको स्प्रे करना है, हार्वेस्ट करना है। तो ट्रैक्टर का मूवमेंट आसान हो, इसलिए स्पेसिंग रखी गई। तो जो डिस्टेंस इसलिए रखी गई है ताकि काम को आसान बनाया जा सके। अब भाई यहाँ पे एवोकाडो लगाया गया है, अब इसमें स्प्रे भी करना है टाइम टू टाइम, फंगिसाइड भी डालना है। फिर बाद में जब फ्रूटिंग स्टेज आएगी तो इजीली ट्रॉली का मूवमेंट हो सके, इसलिए यहाँ पे इतनी स्पेसिंग रखी गई है। सर ये जो है मल्चिंग पेपर, ये क्या चीज है? देखिए ये मल्च नहीं है, ये वीड मैट होती है। तो मल्च जो होता है वो सब्जियों में यूज होता है, पतली पन्नी होती है। वीड मैट जो है ये मोटा होता है और मतलब इसकी लाइफ 10-12 साल है। ये हमने एग्री प्लास से ली थी, व्हाइट कलर की वीड मैट है। ये खरपतवार से रोकती है। मतलब अगर खरपतवार होनी भी है तो इधर हो तो हम उसको साफ कर सकते हैं, लेकिन बेड के पास क्या है, अगर होती है तो उसको साफ करना मुश्किल हो जाता है और प्लस एवोकाडो की रूट्स को फिर जगह नहीं मिलती फैलने की। तो ये लगा है। दूसरा इसका फायदा ये है कि ये सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है।
ब्लैक एब्जॉर्ब करता है, तो हमने व्हाइट कलर चूज ही इसलिए किया है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करेगा तो रूट जोन ठंडा रहेगा गर्मी के एरिया में भी। और लास्टली इससे थोड़ा सा पानी भी 30% बचत होती है, क्योंकि अगर पानी कंडेंस होके इसके ऊपर चिपकता है मतलब अंदर से, तो ये वापस फिर नीचे गिर जाएगा, तो 30% पानी भी बच सकता है व्हाइट फील्ड में। मतलब जहाँ पर ड्राई लैंड है, जहाँ पर वो खेती कर रहे हैं, जहाँ हाँ। पे पानी की कमी है, तो वहाँ के लिए बहुत Weed बढ़िया man है, जहाँ बहुत पे बढ़िया है। पानी को लंबे टाइम तक ये वो स्टोर कर एक एस्पेक्ट है, मेन पर्पस है इसका कि ये खरपतवार से बचाता है बेड की। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो भी चारा उगेगा, यहाँ पे तो ऑप्शन है कि भाई इसको कल्टीवेटर या किसी भी चीज से बखर सकते हैं, बट यहाँ पे जो हर्बिसाइड जो भी चारा रहेगा उसके लिए ये जो नेट इसका यूज किया, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का चारा ना उगे। तो इस प्रकार से इसको पानी देते हैं। तो वो आपको यहाँ आके समझ में आएगा। हर पौधे पे 2 ड्रिप लाइन है, एक इधर, और इनलाइन ड्रिपर यूज करते हैं स्टार्टिंग में। इनलाइन ड्रिपर क्या होता है पहले मैं वो बता दूं कि पौधे ड्रिप लाइन के अंदर ही ड्रिपर फिट रहता है, और इसमें हर एक फीट पे एक ड्रिपर है। साइड आपने ड्रिप बिछाई है, हाँ, तो इसका क्या मोटिव रहा? आपने इस साइड पे ड्रिप बिछाई है और उस साइड पे ड्रिप लगी हुई। वो इसलिए क्योंकि पौधा बहुत बड़ा हो जाता है बाद में, और आप सेकंड टाइम में दूसरी ड्रिप लाइन बिछाओगे तो वो इकोनॉमिकल नहीं रहता है। स्टार्टिंग से ही अगर आप 2 ड्रिप लाइन बिछा दो तो जब पौधा मेच्योर भी होगा तो ये ड्रिप लाइन पानी इतना देती रहेगी कि उसको अपन को कुछ छेड़ना नहीं पड़ेगा। का जो सिस्टम रहता है, मतलब इसमें किस प्रकार से आप वाटर को मैनेज करते हो और कितने टाइम पे पानी लगता है? देखिए, हम पानी डेली देते हैं। अच्छा। और उसको फर्टिगेट करते हैं। फर्टिगेट मतलब इरिगेशन वाटर के साथ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर मिला के पानी चलाते हैं, तो इसको फर्टिगेशन कहते हैं। और इसमें हमने फर्टिगेशन का एक कोर्स भी बनाया है, और जो इजराइल के एक्सपर्ट्स के साथ है, और पूरा डिजिटली है। तो आप कहीं भी हो देश में, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद या कोडई कनाल, तो आप ऑनलाइन उस कोर्स को परचेस करके पढ़ के अपना एक फर्टिगेशन प्लान बना सकते हो, जिससे फायदा ये है कि वो आपको सही तरीके से बताएगा कि फर्टिलाइजर कैसे देना है। तो भाई यहाँ से ये जो टैंक दिख रहा है, यहाँ से पानी भरा रहा है, और ये है भाई कंट्रोल रूम सिस्टम, जहाँ से पूरी चीजें ऑपरेट होती है, फर्टिलाइजर से लेके पहुंच। और तीसरी बार आप देख सकते हैं पॉली हाउस बनाया गया है। यहाँ पे जो नर्सरीज हैं, जो प्लांट आप देख पा रहे हैं, अभी जो फील्ड पर आपने देखा, वो सभी प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं। तो सर अब बात आती है इसके मैनेजमेंट की, किस प्रकार से आप इसका मैनेजमेंट करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले इसमें 2-3 चीजें हैं समझने की, कि फर्टिलाइजर सही जाना चाहिए, प्रूनिंग अच्छी होनी चाहिए, और इंसेक्ट मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो अगर ये 3-4 चीजें आप करोगे तो आपका फ्रूट आने में मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने प्रूनिंग शुरू कर दी है, और यहाँ पे अभी प्रूनिंग बाकी है। तो वो इसलिए है क्योंकि पेड़ का फ्रूट अगर नीचे वाली ब्रांचेस पे आता है तो वो जमीन से टच ना हो। हम चाहते हैं कि नीचे की ब्रांचेस पे आए और हम हाथ से उसे तोड़ लें, लेकिन इतना नीचे भी ना हो कि जमीन से टच हो, नहीं तो वो फ्रूट बेचने लायक नहीं बचता, उसमें बीमारियां जल्दी आती हैं। तो देख सकते हैं आपकी यहाँ पे जो है, इसकी यहाँ पर प्रूनिंग की गई है, जिससे 2 फायदे। एक तो पहला कि भाई इजीली हम जो फ्रूट आएगा उसको तोड़ पाए, और जो लीफ है वो नीचे ना जाए, जिससे जो फ्रूट लगेगा वो खराब ना हो, इसलिए प्रूनिंग की गई है। जैसा आप यहाँ देख सकते हो, ये फ्रूट आ रहा है, तो ये फ्रूट हमें अभी लेना ही नहीं है कि मैं तोड़ दिया। तो सर तो इसको इस शेप में जैसे ही है तो तोड़ देना चाहिए। तो इस वक्त फ्लावरिंग क्यों नहीं ले सकते इसमें? क्योंकि हमें जो मार्च में फ्लावरिंग आएगी वो फ्लश ज्यादा स्ट्रांग होगा और ज्यादा फ्रूटिंग देके जाएगा। अच्छा सर, ये ऑफ सीजन ये इस प्लांट पे फ्लावरिंग आ रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ऑफ सीजन फ्लावरिंग पिंकरटन में देखने को मिली है सेंट्रल इंडिया के क्लाइमेट में, और पिंकरटन वैरायटी फेब और मार्च में भी फ्लावरिंग करेगी। तो हम इस वाली फ्लावरिंग के जितना भी फ्रूट सेट होता है वो तोड़ देते हैं, तो या तो फ्लावर खुद छड़ जाता है या तो हम उसे हाथ से तोड़ सकते हैं। तो अभी क्योंकि फ्लावरिंग लेने में कोई मतलब नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्लावरिंग पहले ही आ चुका है, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे तोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें फ्रूटिंग भी होना स्टार्ट हो गया है। इसको इस वक्त इसलिए तोड़ा जा रहा है ताकि जब मार्च के टाइम पे जब फ्रूटिंग की स्टेज आएगी तो उस वक्त अच्छी क्वांटिटी में इसमें एवोकाडो लग सके। तो सर इसमें आप बीमारियों को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं? पेस्ट हो गया, या इसमें कुछ प्रकार की फंगल प्रॉब्लम भी रहती है, किस तरीके से इसका मैनेजमेंट होता है? देखिए, पेस्ट तो ज्यादातर जो भोपाल में हमारे यहाँ लगते हैं उनको हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो
इल्लियाँ लगती हैं, मीलीबग लगता है, एफिड्स जो होते हैं माहू वो लगते हैं, तो वो स्प्रे से कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद एक बीमारी है इसमें एंथ्रैक्नोज। तो एंथ्रैक्नोज फ्रूट पे लगती है और प्रॉब्लम ये है कि कच्चे फ्रूट पे दिखती नहीं है, वो जब कस्टमर के पास फ्रूट पक जाता है और पक चुका होता है तभी दिखती है। तो उसको कंट्रोल करने का तरीका है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड एजॉक्सीस्ट्रोबिन के बाईवीकली स्प्रे करने पूरे फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पे, और उसके बाद प्रोक्लोरास का ट्रीटमेंट करना है पोस्ट हार्वेस्ट में, और उसके बाद फ्रूट मार्केट में बेचना है। तो उससे आपका जो एंथ्रैक्नोज है वो कंट्रोल हो जाती है। फिर एक बीमारी इसकी फंगस की है जो जड़ों में लगती है, बोलते हैं फाइटोप्थोरा रूट रॉट। तो वो तब लगती है जब वाटर स्टैग्नेशन ज़्यादा हो या ओवर सैचुरेशन हो चुका हो सॉइल में वाटर का। तो फाइटोप्थोरा, एक तो वाटर मैनेजमेंट उसके लिए सही होना चाहिए, दूसरा कि बीमारी का सोल्यूशन है ऑक्साथियापिप्रोलिन करके एक दवाई आती है जो कि फाइटोप्थोरा से बचाती है पेड़। दोस्तों मैं आ चुका हूँ इसी फार्म पर एवोकाडो की नर्सरी में। सबसे पहले हम समझना है कि उसमें नीचे के पार्ट को बोलते हैं रूट स्टॉक और ऊपर के पार्ट को बोलते हैं कल्टीवा, है ना। अब वर्ल्ड में जितनी भी कमर्शियल एवोकाडो की नर्सरीज हैं वो बताती हैं आपको कि रूट स्टॉक कौन सा है, वैरायटी कौन सी है। हर कोई सा पेड़ हर कोई सा सीड पे उगा के नहीं दे देता। तो सेम चीज मैं फॉलो करता हूँ। हमारे पास 5 रूट स्टॉक्स हैं जो अलग अलग सॉइल टाइप के लिए सूटेबल है। तो सॉइल में आपको 3 चीजें टेस्ट करानी है, सॉइल सैलिनिटी, सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल टेक्सचर। तो EC, pH और सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो आपको सैलिनिटी टेस्ट करके देगा, NPK एनालिसिस फर्टिलिटी टेस्ट करके देगा, और टेक्सचर एनालिसिस आपका सिल्ट, सैंड और क्ले परसेंटेज टेस्ट करके देगा। उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि ठीक है हम आशदोत लगाएं कि देगनिया लगाएं कि जिफ्रिन लगाएं, फेयर चाइल्ड या देगनिया 189 लगाएं। ये 5 रूट स्टॉक्स हैं मेरे पास, तो उनमें से कोई सा एक आपके यहाँ चलेगा। तो सर एवोकाडो में कौन कौन सी वेराइटीज हैं और सर कौन सी वैरायटी फार्मर को लगानी चाहिए? देखिए की बात, अब वैरायटी का सिलेक्शन आपके क्लाइमेट के हिसाब से होता है। तो जैसे क्लाइमेट अगर 35 डिग्री तक ही जा रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा, तो हास लगाइए, बेस्ट वैरायटी है। लेकिन अगर 35 से 45 तक के गर्मी में रहता है उसके बीच में, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप पिंकटन, लैम्बास, हास ई और हास एन में चूज करें। ये 4 अच्छी वैरायटीज हैं जो बढ़िया साइज का फ्रूट अच्छा गर्मी में भी देके जाती है। सर मैं देख रहा था कि 2 तरीके, मतलब 2 कलर में ये वैरायटीज का डिवीजन किया गया है। तो देखिए ब्लैक स्किन और ग्रीन स्किन है। तो ग्रीन स्किन में मेरे पास है एटिंगर, पिंकटन और रीड, और ब्लैक स्किन में मेरे पास है हास, लैम्बास, हास ई और हास एन। तो ऐसे 3 और 4 का स्प्लिट है ब्लैक और ग्रीन में। यूजुअली मार्केट में ब्लैक कलर वाला बड़ी मंडियों में ज्यादा महंगा बिकता है, लेकिन छोटी मंडियों में ग्रीन वाला ज्यादा महंगा बिकता है। अच्छा, तो अपना अब ऐसा सिस्टम है, मार्केट को जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है। जैसा कि सर ने बताया कि रूट स्टॉक का चुनाव होगा सॉइल की, मिट्टी की जांच कराकर। मिट्टी की जांच में भी भाई 3 चीजें चेक करानी होती है, सॉइल की सैलिनिटी, सॉइल का टेक्सचर और सॉइल की फर्टिलिटी। इन तीनों जांच करा लोगे, उसके हिसाब से ये तय होगा कि भाई उस खेत में कौन सा रूट स्टॉक लगाना चाहिए। अब बात आती है भाई वैरायटी की। वैरायटी का चुनाव होगा वहाँ के मौसम के हिसाब से। वहाँ पे भाई कितना तापमान रहता है, वहाँ का जो मौसम है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो किस प्रकार की है, उसके हिसाब से भाई ये तय होगा कि वहाँ पर भाई कौन सी वैरायटी आएगी। हासी आएगी, हासी एन आएगा, या एटिंगर आएगी, या पिंकटन आएगा। सर के पास बहुत सी वैरायटीज हैं, उसके हिसाब से सर आपको बताएंगे कि भाई वहाँ पर कौन सी वैरायटी आपको लगानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई सी भी वैरायटी आप कहीं पर भी लगा सकते किसी भी मौसम में, या कोई सी भी रूट स्टॉक बगैर मिट्टी की जांच कराकर वहाँ की जो सॉइल की टेक्सचर है, फर्टिलिटी को ना चेक करा के भाई कहीं भी लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं होता। वहाँ पर भाई प्रॉपर आपको पूरी सॉइल की टेस्टिंग करानी होती है, वहाँ का तापमान देखना होता है, उसके हिसाब से भाई ये तय होता है कि वहाँ पर कौन सी वैरायटी लगाई जाएगी या कौन सा रूट स्टॉक आएगा उस पर्टिकुलर मिट्टी में। तो सर इसका प्रोडक्शन कितना हो जाता है? देखिए अगर आप कायदे से इसकी फर्टिलाइज़र दें, मेंटेन करें, प्रूनिंग करें, तो 6 टन पर एकड़ आप निकाल सकते हो, और ये तीसरे साल से आने लगेगा आपको। तो 6 टन, और मार्केट में इसका होलसेल रेट 200 रुपये kg है, तो 12 लाख रुपए एकड़ होगा। लेकिन आपका सारा फ्रूट अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, कुछ छोटा बड़ा होगा, किसी में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मान के चलो 9.5-10 लाख रुपए नेट तो आप कमा ही सकते हो उससे। और अगर इसको रिटेल में बेचा जाए तो? रिटेल में बहुत मुश्किल है, अगर आपको बेचना है तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो भी आपसे बायर खरीदेगा
उसको 12 महीने की पूरी सप्लाई चेन चाहिए। आप उसे 1 महीने दे दोगे, 2 महीने दे दोगे, फिर वो 10 महीने क्या करेगा? तो वो ऐसे लोगों से लेगा जो उसको पूरे 12 महीने देता हूँ। और अगर आप फिर भी रिटेल में बेच सकते हो ऑनलाइन या किसी जरिए से, तो मतलब 150 रुपये पीस के हिसाब से भी आप बेच सकते हो। मतलब मैं भोपाल में 150 रुपये पीस पे ही खरीदता हूँ रिटेल में। हमारे यहाँ तो इसका मार्केट है नहीं, तो अगर कोई किसान है आपसे लेके जा रहा है प्लांट और उसको वो चीज़ें बेचनी है एवोकाडो, तो वो कैसे बेच सकता है? आप हमें सेल कर सकते हो, हम बायबैक कर लेंगे। मैंने आज ही एक कंपनी फॉर्म करी है, उसका अप्रूवल आ गया है, तो हम लोग जॉइंट में किसानों से खरीदेंगे और खुद के भी जो मेरे ऑर्चर्ड से फ्रूटिंग आएगी वो भी खरीदेंगे और उसको फिर एक कंपनी के थ्रू बेचेंगे बॉम्बे में। तो भाई सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है मार्केटिंग का, आपने एवोकाडो उगा तो लिया, उसको कैसे बेच? तो आप जो एवोकाडो है वो सर को लाकर आप बेच सकते हैं, तो सर उसको प्रॉपर तरीके से सेल आउट करें।